हेलो डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो आप जानते हैं कि हम लोगों ने सिक्स क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है, जो हमारे अतीत वन थी सिक्स क्लास की। तो आप जानते हैं हमारे अतीत में चूँकि तीन किताबें हैं, सिक्स क्लास की, सेवन्थ क्लास की और एट्थ क्लास की। तो इतिहास की जो सेवन्थ क्लास की है, अब हम ये पढ़ेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। तो सिक्स क्लास की अभी तक आप लोगों ने जिसने नहीं देखी वो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या फिर प्लेलिस्ट में भी आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ से सारे चैप्टर्स वन बाय वन हम लोगों ने कंप्लीट किए थे। और पैरेलल ही ये तो हम कंप्लीट करेंगे ही सेवन्थ क्लास की, और इसके साथ ही ज्योग्राफी की भी हमने स्टार्ट कर दी है, तो वो भी आप देख सकते हैं सिक्स क्लास की। ओके, तो ताकि जल्दी से कवर हो सके, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस बुक में हमको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने होंगे। तो मैं आपको चैप्टर दिखा दूँ सबसे पहले तो ये है विषय सूची। इस पुस्तक में हमको लोगों को पढ़ने हैं टोटल चैप्टर्स, 10 चैप्टर्स हैं टोटल। तो पहला चैप्टर है हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो ये 10 चैप्टर भी जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे, जैसे हम लोगों ने सिक्स क्लास की एनसीईआरटी करी थी ना, वैसे ही कर लेंगे। तो इनको एक एक करके देखते हैं। तो आज हम लोग करेंगे पहला चैप्टर, हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो चलिए भाई इसको देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। तो चैप्टर का नाम है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो 1000 वर्षों में कौन कौन से परिवर्तन हुए, ज़रा उनकी पड़ताल की जाए। सबसे पहले है मानचित्र एक। तो मानचित्र के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे दिया हुआ है। 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इद्रीसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप दिखाया गया है। तो ये कहाँ के भूगोलवेत्ता थे? ये इनका नाम क्या था? अल इद्रीसी। और ये कब बनाया था? 12वीं सदी में, लगभग 800 साल पहले बनाया था। तो इसमें भारतीय उपमहाद्वीप को दिखाया गया है। मानचित्र एक और दो पर नज़र डालिए। तो मानचित्र जो है एक तो ये हो गया, और दो पर नज़र डालिए। मानचित्र एक अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रीसी ने 1155 में बनाया था। नीचे भी यहाँ पे दिया गया है ये मानचित्र दो। तो अभी हम इसको ठीक से देखेंगे। तो मानचित्र एक अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रीसी ने 1154 में बनाया था। तो आपको याद रखना है ये अरब के भूगोलवेत्ता थे। भूगोलवेत्ता मतलब जियोग्राफर। इन्होंने ये मानचित्र बनाया था 12वीं शताब्दी में। तो यानी 1154, अगर आपको डेट नहीं याद रहती तो आप इतना याद रखें कि 12वीं सदी में बनाया था। तो 1100 के बाद, अच्छा सदी कैसे चेंज होती है तो आपको पता ही होगा ना। तो 1100 जब कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद 1101 से लेकर और 1100 और 1200 तक उसको कही जाएगी 12वीं सदी। ओके, तो सदी इस तरीके से इतिहास में पढ़ी जाती है। ओके, यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उनके द्वारा बनाए हुए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र टू एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया, यानी 18वीं सदी में बनाया। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अल इद्रीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहाँ हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे, और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। मानचित्र दो पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया, चूँकि 18वीं सदी में बनाया गया था और फ्रांस के एक चित्रकार ने बनाया था। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थीं। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल करते थे। तो यानी यूरोप के जो व्यापारी होते थे और जो नाविक होते थे, वो समुद्र यात्रा पर समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का प्रयोग करते थे। अच्छा, 18वीं सदी के आरंभ में गुलाम द लिस्ले के एटलस नूवो के अनुसार यह उपमहाद्वीप, तो इन्होंने ये बनाया था। यह है भारतीय उपमहाद्वीप, इस तरीके से आप देख रहे होंगे। नीचे श्रीलंका दिख रहा है। ओके, अब लेकिन आप भीतरी इलाकों पर नज़र डालें, क्या इनमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में? गंगा के मार्ग को देखो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है उतना, आगे बढ़ते हैं। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। अब है नई और पुरानी शब्दावली, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना आप। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है? ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं।
और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फ़ारसी आधुनिक फ़ारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए, आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। आज जो हम हिंदुस्तान कहते हैं तो इसका मतलब होता है पूरा भारत। 13वीं सदी में जब फ़ारसी के इतिहासकार जिनका नाम था मिनहाज सिराज, तो ये फ़ारसी इतिहासकार थे, ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों से था। तो उस समय जो 13वीं सदी में यानी 1200 कुछ में जब इन्होंने मिनहाज सिराज एक इतिहासकार थे, इन्होंने जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो इस हिंदुस्तान शब्द का मतलब उन्होंने लगाया था पंजाब हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित इलाके से, पूरे हिंदुस्तान का नहीं था मतलब उस समय। लेकिन आज जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो इसका मतलब है पूरा भारत। ओके, उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। तो यही जो थोड़े से क्षेत्र थे ये दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। तो ये थोड़ा सा आप इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए क्योंकि ये पूछा जा सकता है। ओके, इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। तो 16वीं सदी में चूँकि बाबर यहाँ पे आ गए थे, मुग़ल आ गए थे, मतलब मुग़ल वंश की स्थापना हो गई थी। 1526 में पहला युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और तभी से मुग़ल वंश की स्थापना हुई। तो मुग़ल वंश ने बाबर ने जो वर्णन किया उसमें उन्होंने यहाँ के भूगोल, पशु पक्षियों, यहाँ के निवासियों, संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग। यह प्रयोग 14वीं सदी के कभी अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था। तो अमीर खुसरो जो कि एक कवि भी थे और 14वीं सदी के, और उन्होंने हिंद शब्द उनके द्वारा जो प्रयुक्त शब्द हिंद था ना, उसी के समान लगभग मिलता है हिंदुस्तान। मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक शब्द के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम जोड़ते हैं। ओके, किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। यानी इतिहासकारों को इसलिए सावधान रहना चाहिए क्योंकि पहले उन शब्दों के दूसरे मतलब थे जबकि बाद में बदल गए। जैसे कि हिंदुस्तान शब्द का मतलब पहले एक थोड़े से क्षेत्र के लिए था, बाद में एक पूरे भारत के लिए हो गया। ओके, उदाहरण के लिए विदेशी शब्द यहाँ पे दिया गया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए, हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। अब मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता था। यानी मध्यकाल में क्या था कि अगर गांव के अंदर कोई भी अजनबी व्यक्ति आया है तो उसको भी विदेशी कह दिया जाता था। लेकिन आज हम विदेशी सिर्फ उसको कहते हैं जो भारत के बाहर का, अगर कोई व्यक्ति भारत में आता है ऐसे, संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता था जो गांव में आता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों, पिछले साल यानी 6 क्लास की NCERT की यहाँ पे बात की जा रही है, उसमें हम लोगों ने देखा था कि गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे, यानी मध्यकाल के बारे में पढ़ेंगे। आप ऐसे समझ लीजिए मध्य भारत का इतिहास पढ़ेंगे इसमें, मध्यकालीन भारत। तो बहुत ध्यान से देखिए, इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी भी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों,
शिलालेखों, स्थापत्य। तो स्थापत्य किसे कहते हैं? भवन निर्माण कला को। तो ये थोड़ा सा आप याद रखिए टर्म। तो एनसीईआरटी की एक बहुत अच्छी विशेषता है कि जहाँ पर भी कोई नया शब्द मिलता है तो उसको उसका अर्थ क्या है ये भी बता दिया जाता है। तो स्थापत्य कला यानी भवन निर्माण कला, तो ये शब्द आप याद रखिए, आगे जरूरत पड़ेगी। स्थापत्य कला यानी भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। पर कुछ बातें पहले से भी काफ़ी भिन्न भी हैं। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई, क्योंकि मध्य युग आ गया तो प्राचीन काल चला गया था, मध्य युग आ गया तो धीरे धीरे विकास होता रहता है, इसलिए कुछ चीज़ें आ गई थी। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। अच्छा, यहाँ पे क्या दिया गया थोड़ा सा देख लें। कागज़ का मूल्य। 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। उसके पास उतना कागज़ नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसे उसे ज़रूरत नहीं थी और उसके कागज़ को सुखाकर उसका इस्तेमाल कर लिया। तो कागज़ चूँकि उस समय होता नहीं था, इसलिए जो बेकार की चीज़ें होती थी उसको जो है प्रयोग कर लेते थे। यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, करने लगे। अच्छा, इस समय के दौरान कागज़ क्रमशः सस्ता होता गया, और इस समय के दौरान मतलब मध्य युग के दौरान, और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्मग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियाँ, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियाँ एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। तो अभिलेखागार क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। क्या होता है? एक ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित यानी इकट्ठा किया जाता है, मतलब संभाल कर रखा जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहाँ वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरों का रिकॉर्ड रखते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इसका उपयोग कठिन है। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक या नकलन बीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे, यानी फोटो कॉपी। प्रतिकृति यहाँ पे शुद्ध हिंदी शब्द दिया गया, जिसका मतलब हुआ फोटो कॉपी। तो उसी के नकल करके नकलन बीज जो है वो बना दिया करते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा है। फलस्वरूप लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट दिया गया है। चित्रवन, यह एक लघुचित्र की प्रतिकृति है जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे पांडुलिपि की नकल की जा रही है। इसी तरीके से नकल किया करते थे, मतलब उसमें क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं कि फ़ोटो कॉपी करा लेते। ओके, पांडुलिपि की प्रतिकृति बनाने में भी कुछ यही होता है। प्रतिलिपियाँ बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे। कहीं कोई शब्द, कोई वाक्य, कहीं कोई वाक्य, मतलब जहाँ पर उनको समझ में नहीं आता था तो वो अपने गेस करके वहाँ पे अपनी तरफ से कोई शब्द या कोई वाक्य जोड़ दिया करते थे। सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियाँ बनती रहीं और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियाँ एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। तो अलग इसलिए हो गई क्योंकि जो मूल प्रतिलिपि होती थी, मूल पांडुलिपि, अगर मान लीजिए एक व्यक्ति ने उसके बारे में कुछ लिखा गेस करके थोड़ा बहुत, दूसरे ने लिखा, तीसरे अलग अलग लिखा, तो अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके की चीज़ें तैयार हो गई थी। इससे एक बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन वर्नी, तो ये कब हुए थे? 14वीं शताब्दी यानी 1300 कुछ में। क्या नाम था इनका? जियाउद्दीन वर्नी। तो कभी कभी क्रम पूछ लेते ना कि इन इतिहासकारों, मध्यकालीन युग के इतिहासकारों को क्रम से सजाइए, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिए आप इनके बारे में। ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? चित्र नंबर 2, लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती थी। नस्तलिक लिपि बाईं ओर जो कि ये है,
में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिखे जाते थे। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। सिक्स्थ लिपि दाईं ओर जो कि ये है अधिक सघन और संक्षिप्त और कठिन है। तो ये लिपियाँ हैं फारसी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। सन 700 और 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। देखिए, इसलिए हम चूँकि अभी ये बुक स्टार्ट ही हुई है तो पहले चैप्टर में यही सब चीज़ें बताई गई हैं, आपको परिचय करवाया गया है। फिर बाद में तो इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, फिर आगे की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। तो सन 700 और 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे कि सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों यानी बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और काफ़ी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकियाँ और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। फलस्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। अध्याय 5, 6 और 7 में इनके बारे में हम कुछ जानेंगे। इस युग में तो जहाँ इस युग का मतलब 700 से 1750 में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस महाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थीं। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। तो राजपूत शब्द का क्या अर्थ होता है? राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, राजा का बेटा, सन ऑफ ए किंग से निकला। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामिभक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के लिए अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूह ने भी उठाया। यहाँ पे पर्यावास दिया गया, इसका मतलब होता है, इसका तात्पर्य किसी भी प्रकार के, किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। तो इस पर्यावास शब्द का प्रयोग होगा आगे, इसलिए यहाँ पे लिख के बता दिया गया है। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनस्पतियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों में ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती के खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। ओके, यहाँ पे उसके बाद है, अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियाँ स्वयं अपने अपने नियम बनाती थीं। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गाँव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गाँवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। इसके बाद है क्षेत्र और साम्राज्य। तो यहाँ से थोड़ी सी कहानी स्टार्ट होती है। चोल जो कि अध्याय 2 में पढ़ेंगे हम लोग, तुगलक अध्याय 3 में पढ़ेंगे, या मुगल अध्याय 4 में पढ़ेंगे। जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत, मतलब इसी बुक में इसमें पढ़ेंगे हम आगे चल के।
जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, जिनका शासनकाल था 1266 से 1287, की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति, तो प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? प्रशंसा, जो कि हमने 6 क्लास की एनसीईआरटी में देखा था। प्रशस्ति के उदाहरण के लिए अध्याय 2 देखिए, में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है। किसे? गयासुद्दीन बलबन को, जो पूर्व में बंगाल यानी गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी यानी गज्जन तक फैला हुआ था। किसका शासनकाल? गयासुद्दीन बलबन। किसका मतलब ये क्षेत्र, और जिसे संपूर्ण दक्षिण भारत भी आज, और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत यानी द्रविड़ क्षेत्र भी आ जाता था। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में लोग उसकी सेना के आगे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, पलायन कर जाते थे, मतलब वहाँ से भाग जाते थे। तो ये क्षेत्र है, ये था। मानचित्र जरूर देखना चाहिए। ये अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी, ये गोदावरी नदी यहाँ से बह रही है, नर्मदा, चंबल। तो जब भी आपको मानचित्र देखने समझने का मौका मिले तो ज़रूर आपको देखना चाहिए। तो ये सारे क्षेत्र थे जिनकी नंबरिंग यहाँ पे दी गई है, जैसे मालाबार, गुजरात, तेलंगाना, अवध बिहार, ये सब जो है। आप इसको चाहें तो स्नैपशॉट लेके या ऐसे भी देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। मानचित्र 3, मिस्र के सिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अबसर फी ममालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत। तो ये मानचित्र 3 है, ये मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में के प्रांत थे। इसके बाद है, इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। अतिशयोक्तिपूर्ण मतलब इसको आश्चर्य मानते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। अब भाषा तथा क्षेत्र। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है, जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री जो कि दक्षिण कर्नाटक में, तेलंगानी यानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, मावारी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं और आम जनता नहीं। अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाइए। अच्छा, ये सूची तो बनाने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को, क्योंकि आगे सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। कब तक? सन 700 तक। अध्याय 9 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से जुड़े हुए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3 और अध्याय 4 की तालिका एक की तुलना करिए, तो वो हम वहाँ पे देखेंगे। खिलजी और मुगल वंश के शासक कितनी कितनी अवधि तक चले थे। तो 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढाल पर था। क्योंकि 1707 में आप जानते हैं औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद से मुगल वंश पतन की ओर अग्रसर होता चला गया। ओके, फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। अध्याय 10 में ये पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उससे क्षेत्रों की प्रगति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इस क्षेत्र को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान हैं। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति और भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रही थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। पुराने और नए धर्म। इतिहास के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्वों में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही वैयक्तिक स्तर पर होती थी। वैयक्तिक मतलब व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था।
किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सांसारिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व और बढ़ती सत्ता आदि। तो यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आ गई। संरक्षक यहाँ पे शब्द दिया गया। संरक्षक का अर्थ होता है कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे, उसे ही संरक्षक कहते हैं। संरक्षक संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्त की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की परिकल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी। तो इस युग में का मतलब क्या हुआ, 700 से लेकर 1750 के बीच की बात की जा रही है, के रूप में की गई थी, जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 8 में जानकारी मिलेगी। तो ठीक है, यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं और प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इसकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत, विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत हैं कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। अब है समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते। उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है या दिखलाता है कि विचारों और विश्वास में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो 19वीं सदी के जो अंग्रेज इतिहासकार थे उन्होंने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, यानी 3 कालों में, और वे काल थे हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में कोई और भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती थी। ओके, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो पाश्चात्य इतिहासकार थे उन्होंने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांट दिया। यानी उन्होंने कहा कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यानी सबसे पहले यहाँ पर हिंदू राजाओं ने शासन किया, फिर चूँकि मुग़ल और जो मुस्लिम शासक आ गए, और उसके बाद ब्रिटिशर्स आए। लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं किया भारतीय इतिहासकारों ने, और इसीलिए हम अपने इतिहास को प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के नाम पर जानते हैं। ओके, अब है इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे, यानी 6th क्लास के एनसीईआरटी, उसमें प्राचीन समाज के कई प्रकार का समावेश था, जैसे शिकारी संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों और गाँवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे
उसे प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इस साल जो मतलब 7th क्लास की जो एनसीईआरटी है ये मध्यकालीन इतिहास की है। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और सामाजिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर, प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। भारत के इतिहास के ये हजार साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियाँ 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न थीं। इसलिए इस सारे काल को ऐसे एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और इस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। इन हजार वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाज में प्रायः परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया था। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलें, और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। जहाँ भी संभव हो यह देखें कि कहाँ बदलाव हुए और कहाँ नहीं, और आज अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी यह देखें और भी कुछ बदला है वैसा ही रहा है, तो क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। तो दोस्तों ये पहला चैप्टर था। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे हमने मानचित्र के बारे में समझा और जो इतिहासकार कैसे उसको देखते थे, उनका नज़रिया क्या था, विदेशी किसे माना जाता था, ये हम लोगों ने जाना। ठीक है, और मध्यकाल का युग समझ लिया है, पांडुलिपि, जाति, क्षेत्र, काल विभाजन, ये सब हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है। तो दोस्तों ये चैप्टर कैसा रहा, आप हमें हिंदुस्तान शब्द के बारे में जान लिया। तो मेंस के लिए अगर यूपीएससी मेंस या पीसीएस मेंस एग्ज़ाम में कभी पूछा जाए इस शब्द के बारे में, तो थोड़ा सा आप यहाँ से भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें मिल गई होंगी विदेशी शब्द के बारे में। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो कैसा रहा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ये वीडियो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और चैनल पर, चूँकि चैनल नया है इसलिए आप थोड़ा सा सपोर्ट करें आप हमें इसके लिए। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप जुड़ सकते हैं। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।